आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इजी है, आप लोग सारे इसको कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन इसका आता है आपको, एवरीबॉडी विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम दिस चैप्टर। सो जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो सेम ही हमारे अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स, फाइन, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन सिस्टम में से सबसे पहले जो टॉप पे जो ग्लैंड है दैट इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस। देन पिट्यूटरी ग्लैंड है, दैट इज द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब उसके बाद ग्लैंड आती है थायराइड, देयर इज ए थायराइड ग्लैंड। थायराइड के जस्ट पोस्टीरियर पार्ट पे, एट द पोस्टीरियर एंड ऑफ द थायराइड देयर इज द parathyroid gland. Which gland? It's a parathyroid. ये थायराइड gland, राइट। उसके बाद किडनी के ऊपर जो ग्लैंड्स है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड्स। Adrenal gland, and after that there is gonads, testis, then the female there is the ovary. Fine. So this is the complete endocrine system, ठीक है, this is the complete endocrine system which पहला क्वेश्चन आपका, पहला जो इस टॉपिक का पहला जो वो टॉपिक, इस चैप्टर का फर्स्ट जो वो टॉपिक और पहला ही क्वेश्चन नीट में मैक्सिमम चांसेस है, द टाइप्स ऑफ द ग्लैंड्स, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। There are three types of the glands. इसमें से पहली ग्लैंड है दैट इज द एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड, and the third one is it's a myxo, or you can also call it as the heterocline gland. Fine. So these are three types of the glands. इसमें से आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा चैप्टर का, आपका पहला टॉपिक है और पहले टॉपिक के साथ साथ में क्वेश्चन भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसी का ही है। फाइन। इफ वी टॉक अबाउट एंडोक्राइन, इनमें से जो वो एक डक्टलेस होती है, एक डक्ट बेयरिंग होती है, एक जो डक्टलेस है, एक डक्ट बेयरिंग है, और एक दोनों की दोनों मिक्स्ड है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या, दीज आर डक्टलेस ग्लैंड, फाइन। और एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है दे आर द डक्ट बेयरिंग ग्लैंड, फाइन। सेकेंड इसका, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमेशा ही जब वो हार्मोन्स बनाती हैं और एक्सोक्राइन जो है वो एंजाइम्स बनाती है, फाइन। और मिक्सो जो है there is only one gland, that is the pancreas gland, fine. There is another gland, that is a pancreatic gland. जो pancreas gland है ये ductless भी है और duct bearing भी है, ductless भी है और साथ में is also a duct bearing। और जो इसका पार्ट जो वो डक्टलेस है वो हार्मोन बनाएगा
जो डक्ट बेरिंग है वो जो एंजाइम बनाता है, दैट इज पैनक्रियाटिक जूस। फाइन। बाकी एक्सोक्राइन ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने पढ़ी है, जितनी भी जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हमारी सिलेवरी ग्लैंड्स है, हेपाटो जो वो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, लिवर ग्लैंड है, ये सारी की सारी जो है वो डक्ट बेरिंग ग्लैंड है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एंजाइम प्रोड्यूस करती है, डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती है। तो इसमें से आपको द फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी एग्जाम्पल। फाइन। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से चारों में से एक ऑप्शन आपको ऑप्ट करना होगा। 4 ऑप्शन में से वो कुछ भी दे देगा कि इनमें से जो वो एक आपको बता देगा पैरोटिड ग्लैंड, और 3 जो है वो एंडोक्राइन वाली ग्लैंड जो कि एड्रिनल ग्लैंड बोल देगा, टेस्टिस बोल देगा, पैराथायरॉइड बोल देगा, एंड द 4th विल बी द जो फॉर एग्जांपल सिलेवरी ग्लैंड की कोई भी एग्जांपल ऑप्शन पूछ देगा, यानी कि पैरोटिड बोल देगा, जहाँ पर सब मैक्सिलरी बोल देगा, जहाँ सब मैंडिबुलर बोल देगा। तो उनमें से आपको एक चूज करनी है, एक जो है वो एंडोक्राइन होगी, बाकी जो है वो सारी की सारी एक्सोक्राइन होगी। तो ये ऑड वन आउट में से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसकी एग्जाम्पल जो वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइन। तो ये है आपका मेजर टास्क एग्जाम्पल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा इफ यू आर गो थ्रू फ्रॉम ऑल ऑफ दिस द एग्जाम्पल्स, ठीक है, फ्रॉम द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स की जो एग्जाम्पल है, अगर आपको इसमें श्योर हो तो क्वेश्चन आपका ये वाला डन है। तो फर्स्ट टॉपिक इज डन। फाइन। सेकेंड टॉपिक क्या आएगा इस चैप्टर में से? द नेचर ऑफ हार्मोन्स। नेचर ऑफ हार्मोन्स। फाइन। नेचर ऑफ हार्मोन्स में अमाइनो एसिड की नेचर बताओ बोल तक है। बेसिकली एक्चुअली है क्या, मैं आपको एक बार प्रोसेस क्लियर करवा दूं। फाइन। ये लोकेशन डिसाइड करेगी कि हार्मोन कौन सा रिलीज होना है, जो हार्मोन रिलीज होना है या एंजाइम रिलीज होना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्लैंड। फॉर एग्जांपल दिस इज ए ग्लैंड, ये एक कोई एबीसी ग्लैंड है। फाइन। ग्लैंड है तो ग्लैंड इज मेड अप बाय टिश्यू एंड टिश्यू इज मेड अप बाय सेल। अब ये जो सेल है इसका, ये एक ग्लैंड का एक सेल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे रिलीज करवाते हैं कौन सा, आपने ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, एक एंजाइम आपने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, पेप्सिन एंजाइम, है ना, कोई भी लगा लो, पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन एंजाइम को आप मुझे ये बता सकते हो कि पेप्सिन एंजाइम को रिलीज कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम को हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है। कौन सी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड है तो ग्लैंड इज मेड अप बाय टिश्यू एंड टिश्यू इज मेड अप बाय सेल, है कि नहीं? अब आप मुझे ये बता सकते हो कि जब वो पेप्सिन ग्लैंड, सॉरी जो ग्लैंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन से सेल है जो पेप्सिन हार्मोन, पेप्सिन जो वो एंजाइम बनाते हैं, तो उनका नाम है दैट इज ए पेप्टिक सेल। फाइन। इट्स ए पेप्टिक सेल। पेप्टिक सेल आर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्सिन एज वेल एज द रेनिन, while the oxygenatic and parietal cell is responsible for formation of the HCl. Clear? अब पेप्टिक सेल हो गया, पेप्सिन हो गया, ये इसने पेप्सिन बना दिया। अब ये पेप्सिन क्या है? पेप्सिन तो एंजाइम है। फाइन। पेप्सिन तो एंजाइम है। अब ऐसे ही हम कोई ऐसी ग्लैंड लगाते हैं जो हार्मोन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा इंसुलिन, ठीक है, ये हार्मोन आपने नाम सुना है, दैट इज इंसुलिन। अब इंसुलिन कौन सी ग्लैंड बनाती है? इंसुलिन बनाने वाली ग्लैंड है दैट इज ए पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज ग्लैंड है जो इंसुलिन बनाती है। अब पैनक्रियाज ग्लैंड का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसमें कौन सा सेल है जो इंसुलिन बनाता है? तो उस सेल का नाम है बीटा सेल। फाइन। क्या नाम है? बीटा सेल। अगर बीटा सेल इसको बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल इसको लगा लो आप, हार्मोन्स देखना कि हार्मोन्स बनता है, एंजाइम बनता है, इसके पीछे लॉजिक क्या, मैं एग्जैक्टली आप लोगों को लॉजिक बताने जा रहा हूँ।
ये है बीटा सेल और ये है आपका पेप्टिक सेल। फाइन। अब इसके अंदर ये तो आपने अब आप प्लस टू के स्टूडेंट जो प्लस टू आपने कर ली हुई है, तो सेंट्रल डॉगमा तो सेंट्रल डॉगमा का किसको नहीं पता? सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, फिर डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनती है कि नहीं? अब डीएनए से जो डीएनए बनेगा दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस विद इन द न्यूक्लियस। एवरीबॉडी नो अबाउट दिस थिंग। किसके पास न्यूक्लियस है? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक सेल है तो सेल न्यूक्लियस तो है ही सभी के पास। अब डीएनए से डीएनए दैट विल आल्सो टेक्स प्लेस विद इन द न्यूक्लियस, यानी कि सेंट्रल डॉगमा मैं दोनों सेल के अंदर चलाने जा रहा हूँ। डीएनए से डीएनए बना दैट इज रेप्लिकेशन, अब डीएनए से एमआरएनए बना दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जो डीएनए बनता है रेप्लिकेशन आल्सो टेक्स प्लेस विद इन द न्यूक्लियस, और डीएनए से जो एमआरएनए बनता है दैट विल आल्सो टेक्स प्लेस इनटू द न्यूक्लियस। अब इसका भी डीएनए है, डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। अब यही एमआरएनए इस जब वो राइबोसोम के अंदर बाहर आ गया थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो, ये एमआरएनए जो वो यहाँ से राइबोसोम के अंदर आ गया, प्रोटीन फैक्ट्री के अंदर। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री का नाम देते हैं। क्लियर? अब जब हम इसको प्रोटीन फैक्ट्री का नाम देते हैं तो डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन गया। अब ये जो प्रोटीन बना है, प्रोटीन बना, अब इस प्रोटीन का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? हमारी बॉडी में जहाँ तो प्रोटीन जो वो एंजाइम का काम करती है, जहाँ प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स का काम करती है, जहाँ हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है दैट विल बी अदर प्रोटीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। फाइन। एंजाइम को तब बनाएगी जब वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन को तब बनाएगी, डिपेंड करता है लोकेशन। अब ये पेप्टिक सेल है तो पेप्टिक सेल तो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यानी कि ये वाली कौन सी ग्लैंड का टॉपिक है? हमें सेल से, हम उसके हार्मोन से, जब उसके प्रोडक्ट से बता सकते हैं कि ये ग्लैंड कौन सी है। अगर वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रही है तो फिर वो एंडोक्राइन है, अगर वो एक्सोक्राइन है, अगर वो जो वो हार्मोन रिलीज कर रही है तो फिर वो एंडोक्राइन है। इज इट क्लियर? बीटा सेल जो वो प्रोटीन बना दी इन्होंने, डीएनए से एमआरएनए हो गया, एमआरएनए से प्रोटीन बन गई। अब ये जो प्रोटीन बन के बाहर आई है ना, अब ये जो प्रोटीन बन के बाहर आई है और इसके अंदर भी ये जो प्रोटीन बन के बाहर आई है, अब देखो यही है तो वो भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, बट इस प्रोटीन की नेचर क्या है? ये पेप्टिक है, ये एक्सोक्राइन है ना, एक ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो ये क्या बनाएगी? ये होगा एंजाइम, तो ये है वो पेप्सिन। तो पेप्सिन, गोल्जी बॉडी को हम पोस्टमैन का नाम देते हैं, तो गोल्जी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, चीफ सेल हो गया, पेप्टिक सेल हो गया, सेमी सेल। फाइंड द पेप्सिन। ओके, सो डीएनए से एमआरएनए हो गया, एमआरएनए से प्रोटीन होगी, पेप्सिन ये जो बनाया इन्होंने ये एंजाइम एज ए पेप्सिन हो गया। अब ये वाली जो प्रोटीन बनाई है, अब ये प्रोटीन एज ए हार्मोन होगी, तो बीटा सेल क्या बनाएगा? ये तो इंसुलिन का नाम है, इंसुलिन हार्मोन होता है। फाइन। अब इसको गोल्जी बॉडी उठा के जब वो पोस्टमैन का हम उसको बोलते हैं, क्वेश्चन नीट में ये भी आता है मुझसे पोस्टमैन ऑफ द जो सेल, तो उसमें आता है गोल्जी बॉडी का नाम। गोल्जी बॉडी प्रोटीन को उठा के सेल में से जहाँ पर भी होता है वो एग्जोसाइटोसिस करवा देता है। तो एक्चुअली ये जो है ग्लैंड डिसाइड करेगी कि वो हार्मोन जो कौन सी जो वो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है कि जहाँ फिर जो वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इट विल टू बी डिसाइडेड बाय द जो वो ग्लैंड एंड लोकेशन बताएगी। अगर वो एंडोक्राइन है तो वो एंजाइम ही जो वो हार्मोन ही बनाएगा, अगर वो एक्सोक्राइन है तो फिर वो जो वो एंजाइम ही प्रोड्यूस करेगी। फाइन। सो ये था हमारा मेन टॉपिक, मोटो यही था कि आपको क्लियर हो जाए कि ग्लैंड्स के बीच में डिफरेंस क्या है। फाइन। और प्रोटीन जो वो बनती है उसका फंक्शन क्या होता है। अब यही वाली जो प्रोटीन होती है, तो ये तो आपको पता ही है कि प्रोटीन इज टू बी मेड अप बाय जो है वो अमाइनो एसिड एज वेल एज द जो वो फुल प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है। अब वो प्रोटीन जो है वो 2 अमाइनो एसिड से मिलकर भी बन सकती है, प्रोटीन जो है वो 500 अमाइनो एसिड से भी मिलकर बन सकती है। फॉर एग्जांपल आप लगाओ कि हिस्टोन प्रोटीन इज एग्जांपल ऑफ द 2 अमाइनो एसिड which require only 2 अमाइनो एसिड, दैट इज द फर्स्ट इज लाइसिन एंड सेकंड इज अर्जिनिन। लाइसिन और अर्जिनिन अगर अमाइनो एसिड हमारे पास मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो बन चुकी है। फाइन।
अब इसमें प्रोटीन हमारे पास डन है। अब प्रोटीन की नेचर है वो 2 अमीनो एसिड की भी हो सकती है। अब हार्मोन भी ऐसे होते हैं, हार्मोन एक सिंगल अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी हो सकता है। फाइन, लाइक टाइप्स ऑफ हार्मोन, ये सेकंड क्वेश्चन आपको डीप में फिक्स मिलेगा, ठीक है, मैक्सिमम चांसेस। हार्मोन्स, अमीनो एसिड कैन बी डेरिवेटिव आल्सो, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। Second, hormones, it can also be a peptidal, it can also be a proteinaceous hormone, or it can be a steroidal hormone. Fine, steroidal hormone. तो ये 4 कैटेगरी है। फाइन, ये आपका क्वेश्चन फिक्स्ड है भाई, आप लोगों को इसको एक बार जरूर गो थ्रू करना है। फाइन, जैसे कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, अमीनो एसिड वो आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन आपको हार्मोन्स के दिए होंगे, उसमें से एक जो वो थायरॉक्सिन होगा, ठीक है, एक उसमें जो वो FSH का होगा, एक जो वो टेस्टोस्टेरोन होगा, दूसरा हार्मोन कोई जो वो प्रोलैक्टिन होगा। तो इनमें से पूछेगा कि इनमें से जो वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन। फाइन, अगर ये वाला है तो ये है आपकी एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे अगर आपने जो वो एग्जांपल्स की। फाइन, तो ये वाला आपने एक बार एनसीईआरटी के लास्ट जो चैप्टर खत्म होने वाला होता है, एनसीईआरटी के जो सेकंड लास्ट पेज नंबर पे जो वो मतलब कि लास्ट पेज पे ही थोड़े से लास्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें उन्होंने अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स की एग्जांपल दी हुई है। या प्रोटीनेशियस हार्मोन कौन से होता है, हमारा इंसुलिन हार्मोन कौन सा होता है, वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है, प्रोटीनेशियस होता है, पेप्टाइडल होता है। मैंने आपको बताने वाला, बिकॉज दिस इज योर द होमवर्क। फाइन, ये आपका होमवर्क है। अगर मैंने आपको ये वाले में बता दिया तो फिर आप जो सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो सेल्फ स्टडी नहीं की तो फिर जो आपका जब वो ये टॉपिक जब वो कंप्लीट नहीं होगा। फाइन, तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गया, थायरॉक्सिन एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। थायरॉक्सिन हार्मोन इज इट अमीनो एसिड डेरिवेटिव। इसमें से वो पूछेगा कि टेस्टोस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की नेचर क्या होती है, जो एस्ट्रोजन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, या फिर जब वो पेप्टाइडल है, या फिर स्टेरॉइडल हार्मोन है। तो स्टेरॉइडल जो वो जितने भी हमारे सेक्स हार्मोन है, दे ऑल आर द स्टेरॉइडल हार्मोन। तो ये क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। फाइन, तो ये दूसरा टॉपिक हो गया, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का। फाइन, the third question will be from the hormonal receptor complex, जो मैकेनिज्म है। फाइन, जो मैकेनिज्म है, अब मैं आपको मैकेनिज्म भी करवा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल, अब आ जाओ यहाँ। फाइन, अब एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोनल रिसेप्टर टॉपिक अलग अलग है, इसके नाम अलग अलग है। मैकेनिज्म ऑफ HR कॉम्प्लेक्स, हार्मोनल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब मैकेनिज्म क्या होता है, होता हर एक हार्मोन एक स्पेसिफिक टारगेट होता है। जब ये हार्मोन, जब फॉर एग्जांपल ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, मान लीजिए कि इसका नाम है LH, और इसी का ही जो एक ग्लैंड का नाम जो हार्मोन है वो है PRL, प्रोलैक्टिन। फाइन, अब जब जैसे ही LH तभी प्रोड्यूस होगा जब प्यूबर्टी आएगी। जैसे ही मेल और फीमेल के अंदर प्यूबर्टी आती है और LH और FSH का लेवल जो वो इंक्रीज हो जाता है, ये तो हमें पता है, रिप्रोडक्शन में हमें पढ़ा हार्मोनल कंट्रोल में कि LH और FSH का लेवल जैसे ही इंक्रीज होता है तो प्यूबर्टी आती है। इसमें जैसे प्यूबर्टी आती है LH FSH का हार्मोन का लेवल इंक्रीज होएगा। यानी कि ग्लैंड कौन सी है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी हमें पता है कि ये ग्लैंड कौन सी है, ये एंडोक्राइन है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो यानी कि ये हार्मोन को रिलीज करेगी, डक्टलेस है, कोई स्पेशल डक्ट तो लगी नहीं हुई,
ये हमें पता है कि LH का जो टारगेट है, अगर ये जो LH प्रोड्यूस होगा, LH का टारगेट होगा टेस्टिस एंड ओवरी, ये टारगेट होगा। तो कोई स्पेसिफिक डक्ट लगी हुई है क्या, कि स्पेसिफिक डक्ट लगी हो कि इसमें जो LH पिट्यूटरी से लेके वो यहाँ तक पहुँचा दे उसको, ऐसी कोई भी डक्ट नहीं है। तो वो बोलता विदाउट डक्ट, ठीक है, विदाउट डक्ट जो है हाउ इट इज पॉसिबल कि हार्मोन जो है वो वहाँ टारगेट तक पहुँच जाएगा। बोलता वो लेके जाएगा इसको ब्लड। क्वेश्चन आता है कि वो तो इसको ब्लड लेके जाएगा, अगर डक्ट नहीं है तो ब्लड के अंदर ही जो वो हार्मोन का लेवल इंक्रीज होगा। बोलता अगर ब्लड के अंदर जो है वो हार्मोन रिलीज होगा तो ये ब्लड तो उसको कहीं पे भी लेके जा सकता है। अब LH यहाँ पे भी आ सकता है, थायराइड में भी आ सकता है, अड्रिनल ग्लैंड में भी आ सकता है, टेस्टिस में भी आ सकता है और ओवरी में भी आ सकता है, किसी पे भी किसी जगह भी आ सकता है ये। तो इसको हार्मोन को कैसे स्पेसिफिकली पता लगेगा कि ये वाला जो हार्मोन है स्पेसिफिक उसी ग्लैंड के ऊपर जाना है। तो वो बोलता है कि हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है भाई साहब, एक रिसेप्टर होता है। जहां पे हार्मोन को उसका रिसेप्टर मिलेगा वो वहीं पे जाके जब वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। वो तो ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं मैकेनिज्म दो तरह का, ठीक है। मैकेनिज्म जो होता है, मैंने आपको ये वाला समझा दिया कि HR कॉम्प्लेक्स है, इसको कैसे पता लगेगा, ये हमें श्योर हो गया इससे कि हर एक हार्मोन का जो टारगेट है उसका रिसेप्टर जो वो डिसाइड करता है। तो जहाँ पे रिसेप्टर होगा हार्मोन वहीं पे जाके लैंड करेगा। फाइन। अब सेकेंड थिंग इज अब मैकेनिज्म वो बोलता है दो तरीके हो सकते हैं भाई साहब, इसके दो तरीके। एक तो इंटरसेलुलर और दूसरा दैट इज इंट्रासेलुलर। एक होता है इंटरसेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर। अब डिपेंड करता है कि हार्मोन कौन सा होता है। बोलता है इसकी समझ नहीं लगी। बोलता इंट्रा मतलब विद इन, सेल के अंदर ही, ये है सेल। बोलता जाना कहाँ है, बोलता जाना कहाँ है, हार्मोन आया ऊपर से, हार्मोन आ गया, यहां पे भी हार्मोन आ गया। मैं एग्जांपल ले रहा हूं दोनों की। HR कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी मैं एग्जांपल जो वही लूंगा जो इसमें है, जो NCERT में आपकी एग्जांपल दी हुई है ना मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स में। जो एक तो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होते हैं, एक जो वो प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं। फाइन। अब इंटरसेलुलर, अब वो बोलता है कि कौन से हार्मोन है, एक तो जिसको दो जगह पे हो सकता है। एक तो ये चांसेस है कि जो रिसेप्टर है, एक तो वो चांसेस है कि जो रिसेप्टर है वो आपको मिलेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको जब रिसेप्टर नजर आएंगे। दूसरा ये चांसेस है कि जो रिसेप्टर होगा वो होगा ही साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस में जाके। फाइन। वो रिसेप्टर यहाँ पे लगा हुआ। अब HR कॉम्प्लेक्स जहां तो बनेगा, क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर जब दोनों आपस में मिलते हैं ना, तो ये दोनों ही जो वो आपस में जो वो जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता तो वैसे इनकी बॉन्ड बनती है। फाइन। दिस हार्मोन, जैसे ही हार्मोन आएगा, क्योंकि टारगेट क्या होना, मान लीजिए कि ये पेप्टिक सेल है, मान लीजिए कि ये पेप्टिक सेल है। पेप्टिक सेल ने क्या बनाना, जो चीफ सेल ने उन्होंने बनाना जो वो पेप्सिन, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया। DNA से DNA बनना है, DNA से mRNA बनना है, mRNA से प्रोटीन बननी है। प्रोसेस तो वही चल रहा है ना। इसमें क्या होना, DNA से DNA बनना है, DNA से mRNA बनना है और mRNA से प्रोटीन बननी है। भाई टारगेट तो हमारा प्रोटीन बनाना ही है ना, चाहे वो एंजाइम हो चाहे वो हार्मोन हो। अब हार्मोन कौन सा वो बोलता बन रहा है, दोनों में हार्मोन्स बन रहे हैं, दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट दोनों ग्लैंड
ग्लैंड में अंदर क्या फर्क है, इसका जो HR कॉम्प्लेक्स है दैट विल बी फॉर्म्ड विद इन द सेल, दैट विल बी फॉर्म्ड विद इन द सेल। अब इसके लिए बोलता अगर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है, अगर जो रिसेप्टर जो है अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होगा तो इंफॉर्मेशन तो चाहिए इसको, न्यूक्लियस को। ये DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन बनना तब स्टार्ट होगा जब इसको सिग्नल मिलेगा। जब DNA को सिग्नल मिले, जब इसको न्यूक्लियस को सिग्नल मिलेगा तब जाके सेंट्रल डॉग्मा शुरू होगा, जब इसको सिग्नल मिलेगा। तो सिग्नल कौन देने बोलता है, इसका रिसेप्टर। तो इसका तो मान लिया हमने कि जैसे ही हार्मोन है वो हार्मोन सीधा का सीधा इसके अंदर ही आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये हार्मोन इसके अंदर ही आ गया। रिसेप्टर के साथ HR कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना, मोटो ये होता है जैसे ही HR कॉम्प्लेक्स बन गया तो यहाँ से सेंट्रल डॉग्मा प्रोसीड हो जाएगा। फाइन, DNA से DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। अब HR कॉम्प्लेक्स अगर तो बोलता यहाँ पे तो मान लिया हमने कि ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है, ठीक है, ये स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये तो सीधा का सीधा ये बाहर नहीं रुकता, इसका रिसेप्टर अंदर होता है और इसको एंट्री भी मिल जाती है अंदर। HR कॉम्प्लेक्स बन गया, HR कॉम्प्लेक्स बन गया, साथ में ही सेंट्रल डॉग्मा शुरू हो जाएगा, DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन बन जाएगी। अब इसके केस में जो HR है, ह्यूमन हार्मोन जो है, ये रिसेप्टर के साथ यहाँ पे मिला। क्वेश्चन ये है, अब नीट में से इसमें से आपको क्वेश्चन जो है वो क्या मिलता है, फाइन, ओके। सो इसमें क्या है, जो हार्मोन है आपका एक, इसमें जो वो हार्मोनल रिसर्च HR जो कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो HR कॉम्प्लेक्स बना है ये बाहर बना है, बोलते यहाँ से यहाँ तक सिग्नल तो पहुँचा नहीं। HR कॉम्प्लेक्स तो चाहे बन गया बट सिग्नल तो नहीं पहुँच रहा न्यूक्लियस तक। सिग्नल कौन लेके जाएगा, और नीट में से मैकेनिज्म में से क्वेश्चन कोई भी नहीं आने वाला, ठीक है। हाँ, इसमें ये पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेकेंडरी मैसेंजर। फाइन, इसमें CAMP साइक्लिक जो वो AMP किसमें यूज होता है, फाइन, वो क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। अब वो अगर वो बोलता है किसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है, किसको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है कि जब वो सेंट्रल डॉग्मा प्रोसीड हो जाए, बोलता यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, हार्मोन खुद ही आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया, वहां पे जाके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जाके बैठ गया। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास जाके यहाँ पे बैठ गया तो HR कॉम्प्लेक्स तो न्यूक्लियस के पास ही बना, तो कोई जरूरत नहीं सेकेंडरी मैसेंजर की, सीधा का साधा। तो HR कॉम्प्लेक्स जैसे ही बना, DNA से mRNA, mRNA से प्रोटीन, प्रोटीन बन गई, लो जी आपका जो है एस्ट्रोजन हार्मोन बन गया। फाइन, ऊपर से जो है वो कोई भी हार्मोन आया, जब एस्ट्रोजन ही लगा लो आप, एस्ट्रोजन लगा लो, प्रोजेस्टेरोन लगा लो, अब कोई भी हार्मोन आपका बना दिया। स्टेरॉयडल हार्मोन जो भी होगा उसका इंटरसेलुलर मैकेनिज्म होगा, तो जो भी फंक्शन होगा ओवेरियन हार्मोन जो वो बन जाएगा। अब इंटरसेलुलर की बात करें, अब ये वाला हार्मोन, तो इसके लिए तो मैसेंजर की जरूरत है। अब इसमें सेकेंडरी मैसेंजर कौन काम करेगा, दैट इज ए सेकेंडरी मैसेंजर जो जरूरत है वो जरूरत है इंटरसेलुलर को, जहाँ पे ये क्योंकि HR कॉम्प्लेक्स यहाँ पे पड़ा हुआ, गेट पे अंदर जाना पड़ेगा, अंदर तक सिग्नल लेके जाने वाला कौन, सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर का नाम बताओ, दैट इज CAMP, साइक्लिक एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट इज रिस्पॉन्सिबल, वो एक्ट करता है एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, वो न्यूक्लियस को सिग्नल देता है, DNA से mRNA से प्रोटीन बनके कंप्लीट हो जाएगा। दिस वाज द मैकेनिज्म ऑफ द, अगर कोई डाउट है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। Any doubt in the HR complex? किसी को कोई डाउट है इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म के बीच में? अब हाँ, एक और चीज आ सकती है, अब ध्यान से देखिए, बोलता ऐसा इस हार्मोन के अंदर क्या है जो इसको डायरेक्ट एंट्री मिल गई बट इसको एंट्री नहीं मिली। बोलता स्टेरॉयडल नेचर, लिपिड सोल्यूबल होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको पता नहीं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड होता है, जो फॉस्फोलिपिड होता है तो लिपिड के अंदर तो डिसॉल्व हो सकता है,
तो ये जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे ना, जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन होंगे वो लिपिड सॉल्युबल होंगे, वो तो लिपिड सॉल्युबल होंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस कर सकते हैं और ये ट्रांसफर भी हो सकता है। बट जो दूसरे होंगे जो लिपिड, जो वाटर सॉल्युबल, जो लिपिड सॉल्युबल नहीं होंगे, तो इनको तो प्रॉब्लम आएगी, वो तो ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता। इसीलिए इसको साइक्लिक एएमपी की जरूरत होती है और रिसेप्टर इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। दिस परफेक्ट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दो। शैल वी प्रोसीड? नेक्स्ट, इज इट फाइन? रिस्पॉन्ड कर दो भाई। ओके, ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक ग्लैंड्स। हाँ, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब रह गए आपके दो टॉपिक, एक तो रह गई आपकी ग्लैंड्स और दूसरा रह गया आपका डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें आपके नीट में से दोनों में से एक जो वो, अगर तो तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आ गए तो फिर तो आपके ग्लैंड्स का क्वेश्चन भी आ जाएगा, माइनर से डेरिवेटिव का भी आ जाएगा, जेनेटिक नेचर ऑफ एंजाइम का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, डिसऑर्डर भी आ सकता है और ग्लैंड भी आ सकता है। बट इन दोनों में से प्रोबेबिलिटी 50-50% की है। फाइन, अगर तो नॉर्मल लेवल 1 का क्वेश्चन हुआ तो द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम ग्लैंड्स ओनली। अगर लेवल 2 का क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स होता है जब भी कोई ग्लैंड काम करती है, या तो कम काम करेगी, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम करना शुरू कर देगी, कैंसर भी कॉज कर सकती है। मोस्टली जो वो ग्लैंड्स वाले जो पार्ट होते हैं ना, उसमें जो वो कैंसर के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ग्लैंड से, ग्लैंड का काम है सक्रीट करना। अगर वो सक्रीट करना बंद नहीं करेगी तो अल्टीमेटली ये चांसेस हो सकते हैं कि अनकंट्रोल ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, ये भी हो सकता है। अगर ये बहुत काम कर ही नहीं रही तो वो हाइपर डिसऑर्डर होगा। अगर ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में काम कर रही है तो वो हाइपर डिसऑर्डर होगा। तो हाइपर डिसऑर्डर आपने सभी ग्लैंड्स के करने हैं। अब इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एक तो ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर जो वो इंपॉर्टेंट है, डिसऑर्डर्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और दूसरे जो है थायराइड के, एक ग्रोथ हार्मोन के, एक थायराइड के। ये दो हार्मोन ऐसे हैं मैक्सिमम, इसमें से भी अगर किसी भी ग्लैंड का डिसऑर्डर आया ना तो वो जान तो ग्रोथ हार्मोन का डिसऑर्डर आएगा या फिर थायराइड का आएगा। फाइन, तो थायराइड में भी मोस्ट, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि थायराइड का डिसऑर्डर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्लैंड में से आया तो ग्लैंड में से सभी के हार्मोन्स आएंगे, हार्मोन्स के फंक्शन, बड़ा कम चांसेस है इसको हार्मोन्स में से क्वेश्चन आना, बट स्टिल यू हैव टू डू ईच एंड एवरी जो वो ग्लैंड्स के फंक्शन आप लोगों ने करने ही करने हैं। फाइन, हाँ, 10% चांसेस होता है इस पूरे चैप्टर का, सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया जिसमें से अब आपका क्वेश्चन का चांसेस बनता है, दैट इज द, वो एक ही टॉपिक रह गया जिसका आपका एक क्वेश्चन रह गया। अगर ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया आपने साथ में तो समझ लो कि दिस इज ए कंप्लीट चैप्टर, आपका चैप्टर कंप्लीट है। ये क्वेश्चन आपका कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो वो अनअटेम्प्ट नहीं होगा और वो बिल्कुल सही जो वो अटेम्प्ट करके आओगे, तो वो है एनाटॉमी, क्योंकि एनसीईआरटी में बड़ा प्रोमिनेंट एक जो टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, anterior pituitary, posterior pituitary, adenohypophysis, neurohypophysis, par distalis, par tuberculosis, par intermedia, ये एनाटॉमी है इसकी सारी की सारी। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम दी हुई है एनसीईआरटी में आप लोगों को। ठीक है,
ये इंटरमीडिएट पार्ट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट ये है, एडिनोहाइपोफाइसिस ये है, न्यूरोहाइपोफाइसिस ये है। तो ये इसकी सारी एनाटॉमी जो वो आपको करनी है एनसीईआरटी में से ही करनी है, बाहर से नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपका एनाटॉमी का क्वेश्चन होगा, ग्लैंड्स के फंक्शन हो गए, हाइपर हाइपर में से मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया कि ये वाले हार्मोन्स के डिसऑर्डर मत छोड़ के जाना, चाहे हाइपो का होगा चाहे हाइपर का होगा, इन दो ग्लैंड्स के, एक जो वो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो ग्रोथ हार्मोन है उसका डिसऑर्डर, और दूसरा जो वो थायराइड ग्लैंड का जो वो डिसऑर्डर। फाइन। सो आज के लिए बस इतना ही है। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर जो इसी के जो हार्मोन्स है सेकंड पार्ट में मैं इसके हार्मोन्स के फंक्शन करवा दूँगा आपको। आज के लिए बस।